हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है व्यष्टि अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र के सिद्धांत, माइक्रो इकोनॉमिक्स, और जिसके अंदर हमारा फोकस रहेगा धन संबंधी परिभाषा जो कि एडम स्मिथ के द्वारा दी गई है। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ये मेरी ऐप है, एडविजम ऐप है, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से बड़ी आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है कॉमर्स इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए फ्री स्टडी मटेरियल और काफ़ी सारे फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है, और उसी के साथ ही काफ़ी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का स्ट्रक्चर कोर्स भी यहाँ पे अवेलेबल है, जिसका लिंक आई विल बी शेयरिंग इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो अर्थशास्त्र की परिभाषा देखो, जब हम अर्थशास्त्र मनुष्य के उन कार्यों को स्टडी करता है जिसके अंदर हमारी जो आवश्यकताएं होती हैं, जो वांट्स होती हैं, असीमित होती हैं, और जो साधन होते हैं वो सीमित होते हैं, जिनका अलग अलग प्रयोग होते हैं। तो अर्थशास्त्र जो है देखता है कि किस तरह से हम अपनी जो असीमित आवश्यकताएं हैं उसको संतुष्ट करने के लिए सीमित साधनों का प्रयोग करते हैं। तो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ दोज एक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स व्हिच आर कंसर्न्ड विद द सैटिस्फैक्शन ऑफ अनलिमिटेड वांट्स बाय यूटिलाइजिंग द लिमिटेड रिसोर्सेज। अर्थशास्त्र जो है अंग्रेजी भाषा के शब्द इकोनॉमिक्स जो है ग्रीक भाषा के दो शब्दों से लिया गया है। ओइकोस जिसका अर्थ होता है हाउस होल्ड, नीमन जिसका अर्थ होता है टू मैनेज। तो इसका अर्थ है घरेलू प्रबंध। अर्थशास्त्र को पहले घरेलू प्रबंध के साथ कनेक्ट किया जाता था, और इससे पहले इसको राजनीतिक अर्थव्यवस्था भी कहा जाता था। चाणक्य ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र के अंदर इसी दृष्टिकोण को अपनाते हुए राजनीतिक तथा आर्थिक दोनों ही प्रकार की जो क्रियाएं हैं उसको स्टडी किया है, उसका अध्ययन किया है, उसकी विवेचना की है। यूनान के महान प्रसिद्ध दार्शनिक अरस्तु ने अपनी पुस्तक इकोनॉमिक्स विषय में अर्थशास्त्र शब्द का प्रयोग परिवार तथा राज्य के प्रबंध से लिया है। अर्थशास्त्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले डॉक्टर मार्शल ने 1890 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में किया था। बिटले ने इसको विनिमय का विज्ञान कहा है, हेनरी ने इसको धन का विज्ञान कहा है, इनग्राम ने इसको मुद्रा का विज्ञान किया है, और शुम्पेटर और बोल्डिंग ने इसको आर्थिक विश्लेषण और वेल्थ संबंधी अर्थशास्त्र को हम डिफाइन कर सकते हैं। धन संबंधी परिभाषा जो कि एडम स्मिथ ने दी है, कल्याण संबंधी परिभाषा जो कि मार्शल ने दी है, दुर्लभता की परिभाषा जो कि रॉबिन्स की है, और सैमुअल्सन की परिभाषा जो कि ग्रोथ डेफिनेशन है। तो आज इस वीडियो के अंदर हमारा फोकस रहेगा धन संबंधी परिभाषा। तो यहाँ पे देखते हैं कि जो फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स जो कि एडम स्मिथ है, तो उन्होंने अपना जो है एक धन संबंधी परिभाषा दी है। परंपरावादी अर्थशास्त्री जैसे एडम स्मिथ, जेबीसी वॉकर जैसे मिल, उन्होंने अर्थशास्त्र जो है उसको धन की प्रकृति, धन का किस तरह से उत्पादन होता है, उपभोग होता है, किस तरह से विनिमय होता है, किस तरह से वितरण होता है, उसको स्टडी किया है। एडम स्मिथ जो कि आधुनिक अर्थशास्त्र के पिता हैं, और उन्होंने अपनी महान पुस्तक राष्ट्रों के धन के स्वरूप तथा कारणों की खोज के अंदर जो है वेल्थ डेफिनेशन दी है। इकोनॉमिक्स इज एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। अर्थशास्त्र जो है राष्ट्रों के अंदर धन की प्रकृति और धन को हम किस तरह से बढ़ा सकते हैं उन कारणों की खोज करता है। जेबीसी के मुताबिक अर्थशास्त्री वो विज्ञान है जो धन की विवेचना करता है। इकोनॉमिक्स इज द साइंस व्हिच ट्रीट्स ऑफ वेल्थ। और उसी तरह प्रोफेसर वॉकर, इकोनॉमिक्स इज द बॉडी ऑफ नॉलेज व्हिच रिलेट्स टू वेल्थ। अर्थशास्त्री वो ज्ञान की भाषा है जो धन के साथ संबंधित है। अर्थशास्त्र धन का उत्पादन तथा वितरण का व्यवहारिक विज्ञान है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो एडम स्मिथ ने डेफिनेशन दी है उसकी क्या विशेषताएं हैं। देखो, अर्थशास्त्र जो है केवल धन का ही अध्ययन करता है, और इसके अंदर जो ये परिभाषा एडम स्मिथ ने दी है उसके अंदर धन के अध्ययन को हम प्रथम इम्पोर्टेंस देते हैं, और मनुष्य का अध्ययन जो है उसको सेकेंडरी, उसको गौण स्थान दिया गया है। और एडम स्मिथ ने अपनी महान पुस्तक राष्ट्र के धन के स्वरूप तथा कारणों की खोज का प्रकाशन 1776 में किया था। तो यहाँ पे जो अर्थशास्त्र का उद्देश्य है वो है किसी देश के अंदर हम धन की मात्रा को बढ़ाना है।
तो अर्थशास्त्र के अंदर धन के ऊपर फोकस किया गया है कि धन का उत्पादन, धन का अभोग, धन का विनिमय तथा वितरण। हमने उन सारी चीज़ों को हम उन सारी क्रियाओं को स्टडी करते हैं जो धन के साथ रिलेटेड है। धन की प्रकृति या इन परिभाषाओं में धन का प्रयोग केवल उन्हीं भौतिक वस्तुओं के लिए किया गया है जो दुर्लभ होती हैं, जिनको हम छू सकते हैं, जिनको हम देख सकते हैं। सोना, चांदी, फर्नीचर, कपड़े, अनाज। और जो अभौतिक वस्तुएं होती हैं उनको हम स्टडी नहीं करते, जिनको हम देख नहीं सकते, जिनको हम छू नहीं सकते, उनको धन नहीं माना गया। जैसे टीचर जो है अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, डॉक्टर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो वो अभौतिक वस्तुएं होती हैं, तो वहां पे हम इनको स्टडी नहीं करते। और उसी तरह धन जो है, अर्थशास्त्र जो है धन में किस तरह से वृद्धि कर सकते हैं उसके कारणों की खोज है। और धन को हम 2 तरीके से बढ़ा सकते हैं, बचत करके अपने धन में वृद्धि कर सकते हैं और उसी तरह माँग में वृद्धि करने के लिए बाज़ार का विस्तार करेंगे तो ज़्यादा माल बिकेगा तो ज़्यादा धन आएगा। और यहाँ पे जो हमारा मानव है, अर्थ मानव है, एक ऐसा मनुष्य है जो अपने हित को अच्छी तरह से समझता है और दिन-रात उसकी कोशिश होती है कि मैं अपने स्वार्थ को ज़्यादा से ज़्यादा पूरा कर सकूँ। तो इस प्रकार का जो मनुष्य है वो अर्थ मानव कहलाता है। इस परिभाषा का जो मुख्य गुण है, क्योंकि इसने धन संबंधी समस्याओं को एक डिटेल, विस्तृत तथा स्वतंत्र रूप से स्टडी किया है। अर्थशास्त्र को पहले राज्य का धन्य संबंधी कार्यों व कृषि के संबंधित कार्यों के उद्देश्य से ही माना जाता था। परंतु अब इसके अंदर क्या है, व्यक्ति तथा राज्य दोनों की समुद्री को हम किस तरह से बढ़ा सकते हैं, वो अर्थशास्त्र का उद्देश्य माना जाता है। तो इसकी जो डेफिनेशन है, इसकी काफी क्रिटिसिज्म किया गया है मार्शल के द्वारा कि धन को अधिक महत्व दिया गया है। इस परिभाषा के अंदर धन को मनुष्य से ज्यादा महत्व दिया गया है। देखो, जो धन है वो तो केवल मनुष्य की आवश्यकता को संतुष्ट करने का एक जरिया है, साधन है। धन के द्वारा हम अपनी आवश्यकता को पूरी करते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्या है, मनुष्य। बट इस डेफिनेशन के अंदर धन के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया है। और उसी तरह इसके अंदर जो धन का अर्थ है केवल भौतिक वस्तुओं के लिए किया गया है, जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। तो धन का बहुत ही संकुचित नैरो मीनिंग लिया गया है। धन का विस्तृत मीनिंग जो है अभौतिक वस्तुएं, उनको नहीं लिया गया, सेवाओं को नहीं लिया गया। और इसके अंदर जो अर्थ मानव की धारणा है वो भी गलत है कि जो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए काम करता है। ऐसा अर्थ मानव वास्तविक जीवन में नहीं पाया जाता। वास्तविक जीवन के अंदर जो है, देखो, वो अपने स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि सामाजिक, धार्मिक अधिक कई क्रियाओं का उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो आर्थिक मानव नहीं, यहाँ पे एक वास्तविक मनुष्य जो कि समाज में रहता है और समाज के अंदर जो गतिविधियां होती हैं उसको प्रभावित करती है। और ये जो परिभाषा है धन के ऊपर फोकस है, समाज के आर्थिक लेन देन को नहीं स्टडी करती। इसके अंदर धन को इकट्ठा करने के अध्ययन पर ही बताया गया है, किस तरह हम धन को बढ़ा सकते हैं। और किस तरह से हम धन का सही प्रयोग करके, वितरण करके आर्थिक कल्याण को वृद्धि कर सकते हैं, उसके ऊपर इसने फोकस नहीं किया। और उसी तरह दुर्लभता तथा चुनाव के ऊपर भी फोकस नहीं किया गया, क्योंकि आवश्यकता को पूरा करने के लिए साधन सीमित होते हैं और जिनके क्या होता है कि आवश्यकताएं असीमित होती हैं और साधनों के वैकल्पिक प्रयोग होते हैं, हमें चुनाव करना पड़ता है। तो उस चीज को बिल्कुल भी हाईलाइट नहीं किया गया। और धन की प्राप्ति के साधनों की अपेक्षा धन को हम किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं, वही अर्थशास्त्र का उद्देश्य है, किस तरह से उसकी बढ़ा सकते हैं। परंतु हमें ये नहीं बताया गया कि धन को प्राप्त करने के लिए कौन-सा साधन, कौन-सा मार्ग उचित है। धन को कानूनी तरीके से प्राप्त किया जाना चाहिए कि धन को गैर कानूनी, इसके बारे में कुछ भी हाइलाइट नहीं किया गया। और इसकी जो विषय सामग्री है वो भी बहुत सीमित है, क्योंकि इसके अंदर केवल भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति का ही अध्ययन किया जाता है। तो दूसरी वीडियो के अंदर हम भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषाएं जो है करेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब माय चैनल।